हाल ही में यूएस और ईरान के बीच में फर्स्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशंस कंप्लीट हो चुके हैं। ये मीटिंग हुई थी ओमान मस्कट में हुई थी, जहां पे कोशिश है कि एक न्यूक्लियर अग्रीमेंट, न्यूक्लियर डील पे आया जाए, जो कि ईरान का जो न्यूक्लियर एम्बिशन है, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसमें कई तरीके से लिमिट किया जाए। कोई कहता है कंप्लीटली डिसमेंटल किया जाए। बट इस पूरे जो न्यूज़ में एक चीज़ या एक पहलू हम कह सकते हैं जो सभी एनालिस्ट मिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं, कि ईरान क्यों नहीं चाहता है कि वो एक न्यूक्लियर कंट्री बने। इसके लिए हमें ना ईरान के हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, ईरान का जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है उसको समझना पड़ेगा, और तीसरी पहलू, जो तीसरा एलिमेंट है कि आज के दिन में ईरान का क्या सिचुएशन है, ये भी समझना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहला हमें जो समझना है कि ईरान का न्यूक्लियर एम्बिशन कहाँ से शुरू होता है। तो ईरान, लेट्स गो बैक टू 2002-2003, जहां पे पहली बार IAEA, दैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा एक रिपोर्ट आया कि भाई ईरान इज ट्राइंग टू बिकम न्यूक्लियर, वो यूरेनियम इनरिचमेंट पे काम कर रहा है। उस समय पे जैसे कि हमेशा होता है कि जब भी कोई कंट्री न्यूक्लियर बनना चाहता है, नी जर्क रिएक्शन होता है P5 कंट्रीज का, स्पेशली यूएस का, कि सैंक्शंस डाल देने का। तो इमीडिएटली सैंक्शंस की बात आ गई, एंड सैंक्शंस के द्वारा ये बोला गया कि ईरान को नहीं बनना है न्यूक्लियर कंट्री। तो उस समय पे ईरान ने काफ़ी एक रिबेलियस स्टांस लिया था और कहा था कि ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सिर्फ और सिर्फ सिविलियन पर्पस के लिए है। 2010 पे आते हैं। 2010 में बात कुछ और हो जाता है, जहां पे अब the world has now wakened up or woken up to the point that Iran is on the path कि भाई वो न्यूक्लियर बनने वाला है। उसने ठान लिया है, उसका जो प्लान है उसके वजह से यूरेनियम इनरिचमेंट की अलग बात है, उन्होंने कई जगह पे हैवी वाटर इक्विपमेंट से लेके कई सारी चीज़ों पे दे हैव स्टार्टेड वर्किंग अपॉन। IAEA की रिपोर्ट 2010 का रिपोर्ट अगर आप देखोगे, वहाँ पे 2-3 जगह का नाम ऑलरेडी मेंशन था। एक था इस्फहान और एक था नतांज। यहाँ पे उन्होंने कहा था कि नतांज एरिया में, जो मेन एरिया है, वहाँ पे ऑलरेडी दे आर लुकिंग एट यूरेनियम इनरिचमेंट, बट नॉट एट द पेस दैट कि भाई इतनी जल्दी एक न्यूक्लियर वेपन बन जाए। बट इतना न्यूज़ काफ़ी था in 2010 to actually put in a lot of sanctions। इतना sanctions दे दिया था यूएस ने उस समय पे कि ईरान का जो एक फ्लरिशिंग ऑयल ट्रेड था वो एकदम थम सा गया। दूसरा चीज़ जो हुआ कि ईरान के जो एसेट्स थे उसको फ्रीज कर दिए गए। 2010 में जब मैक्सिमम प्रेशर पुट किया गया था, उस समय पे भी ईरान रिबेल कर रहा था, ईरान झुका नहीं उस मामले पे भी। बट 2015 में कई राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन के बाद P5 कंट्रीज प्लस ईरान के बीच में एक नेगोशिएशन हुआ, जिसके अंडर पे 3.67% यूरेनियम इनरिच करने का प्रॉमिस किया गया कि भाई ईरान इतना कर सकता है फॉर 300 kgs ऑफ यूरेनियम, एंड दैट विल बी देयर फॉर सिविलियन पर्पस, नथिंग टू डू विथ न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम। एंड इन रिटर्न P5 कंट्रीज ने कहा कि ठीक है भाई, हम सैंक्शंस को हटा देंगे। ये हुआ 2015 में, जो इसे कहा जाता है एक ब्रेक थ्रू डील हुआ था ईरान एंड द वेस्टर्न कंट्रीज, P5 कंट्रीज के बीच में। बट उसी के बाद अमेरिका में गवर्नमेंट चेंज होता है, एंड 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले प्रेसिडेंसी के टर्म में इस डील से निकल जाते हैं और कहते हैं कि भाई ये डील इज अ वेरी बैड डील फॉर अमेरिका। उनका मानना है कि ये डील बहुत कम टाइम के लिए है, 15 साल ज़्यादा टाइम नहीं है, और दूसरा चीज़ उनका मानना था ये कंप्लीट पैकेज को कवर नहीं करता है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम ऑफ ईरान वाज अनटच्ड। यहाँ पे आपको इजराइल वाली कहानी भी समझनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी ईरान इट ट्राइज टू डेवलप अग्रेसिव वेपन प्रोग्राम, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो या न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, इजराइल हमेशा यहाँ पे एज पार्ट ऑफ द मिडिल ईस्टर्न, वाइडर मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, तो इजराइल हमेशा से इट टेक्स अ वेरी डिफेंसिव स्टांस एंड स्टार्ट्स आर्ग्यूइंग दैट ईरान अगर न्यूक्लियर हो गया या ईरान के पास अगर ये बैलिस्टिक मिसाइल्स लार्जर नंबर में आ जाएगा, तो ये मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया काफ़ी अनस्टेबल हो जाएगा। इसी वजह से
there was a lot of pressure from the Jewish lobby in America as well as from Israel कि एक डील, ये जो JCPOA है डील है, इससे निकला जाए। एंड 2018 में ट्रंप वही करता है। 2018 में जब डील से निकल जाता है यूएस, उसके बाद टाइम मिलता है ईरान को कि भाई जो रिस्ट्रिक्शंस दिए गए थे उस पर्टिकुलर डील के अकॉर्डिंग, उसको तोड़ के वो एनरिच करने लगा। यहां तक आज अगर हम IAEA का मार्च 2025 का रिपोर्ट देखते हैं तो वहां पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि ईरान ने 60% यूरेनियम एनरिचमेंट लेवल हासिल कर लिया है। वेपन ग्रेड के लिए 90% चाहिए, और ये होता है बेसिकली सेंट्रीफ्यूज में, राइट? तो दे हैव ऑलरेडी हैड a large number of additional centrifuges जहां पे they are able to enrich uranium up to 60% at this point of time. आज के दिन में यह भी कहा गया है कि 275 kgs का enriched uranium, 60% enriched uranium उनके पास है, और इस पर्टिकुलर enriched uranium को 90% या weapon grade uranium बनाने में उनको कुछ दिनों का ही वक्त चाहिए। I am repeating, they just need few days because it is not just the technology, it is also the intent that will matter. क्योंकि अगर देखा जाए ऐसे कई इंस्टेंसेस हैं जहां पे ईरान को चाइना या रशिया टेक्नोलॉजी दे सकता था, एंड काफ़ी ज़्यादा मौका भी था कंसिडरिंग जिस तरीके से आज देखा जा रहा है कि रशिया यूक्रेन वर्सेस वेस्टर्न कंट्रीज हो गया है। एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस पैदा हो चुका है जहां पे चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया साथ में आ गए। तो देयर वर मेनी ओकेशंस जहां पे अगर ईरान चाहता तो उसको वो टेक्नोलॉजी मिल जाता जहां पे वो 60% से 90% लेके जा सकता था, वेपन ग्रेड यूरेनियम एनरिच कर सकता था। यहां पे ये बात नोट करने की इंपॉर्टेंट है कि भाई ईरान का इंटेंट कभी नहीं था न्यूक्लियर वेपन बनाने का। द आइडिया ऑलवेज हैज बीन वी आर ऑलमोस्ट देयर, हम बनाने वाले हैं, हमें डील चाहिए अदरवाइज हम बना लेंगे। तो ये जो नरेटिव है ये हमेशा ईरान के लिए फायदेमंद में है। It has always been very successful game plan of Iran wherein they have threatened US and other countries that we will become nuclear if you don't give us a good deal. जिस दिन ईरान न्यूक्लियर बन गया, ये जो ट्रम्प कार्ड है वो फ्लैट हो जाएगा कि भाई अब भाई न्यूक्लियर बन चुके हैं, अब कौन सा डील और कौन सा एड मिलने वाला है, राइट? तब तो पूरा एकदम ऑनस्लॉट ऑफ सैंक्शंस आ जाएगा एंड ईरान कहीं ना कहीं वो बैड बॉय हो जाएगा ऑफ IR। इसी वजह से they do not want to repeat what has happened to North Korea. They don't want to repeat that. What they have been trying to do is कि भाई हमें अच्छा सा डील दे दो, हमें तो चाहिए, we want to negotiate, we want to be there, but हम डिसमेंटल नहीं करेंगे, हम लिमिट कर सकते हैं। ये जो लाइन बार बार जो न्यूक्लियर एडवाइजर है, न्यूक्लियर जो उनके फॉरेन मिनिस्टर गए हुए हैं निगोसिएशन में, वो बार बार कह रहे हैं कि वी आर रेडी टू लिमिट बट नॉट डिसमेंटल आवर प्रोग्राम। ये जो स्टेटमेंट है ये क्लियरली बता रहा है कि इंटेंट नहीं है ईरान का टू बी अ न्यूक्लियर कंट्री, द आइडिया इज ऑलवेज बीन टू नेगोशिएट। एंड ये मैसेजिंग ईरान बहुत सालों से दे रहा है कि भाई अगर यूएस को चाहता है यूएस आइए बैठे। बट दो चीज ईरान 2015 से सीख चुका है। एक कि भाई लास्ट टाइम जब वो डील में गए थे 2015 की डील में, दे वर नॉट रेडी, दे वर एट जस्ट 3.67% ऑफ एनरिच्ड यूरेनियम का परसेंटेज कर पा रहे थे, दे वर नॉट टेक्नोलॉजिकली रेडी। इस बार वो 60% का टारगेट कर चुके हैं, सो दे आर जस्ट अगेन फ्यू डेज अवे। तो उस पॉइंट पे दे कैन हैव अ बेटर डील। सेकेंड चीज, इस बार दे आर नॉट गोइंग टू बी ऑन द बैक फुट, इस बार दे आर गोइंग टू प्ले टू द स्ट्रेंथ, क्योंकि इस बार यूएस हैज बीन द बैड बॉय टू गेट आउट ऑफ द प्रीवियस डील। ये यहां पे नरेटिव कुछ और सेट हो रहा है कि भाई हमने तो इंटेंट दिखाया था डील करके, हमने तो कहा था कि हमें न्यूक्लियर नहीं बनना है, हमसे सैंक्शंस हटा दो। यूएस था ना जो 2018 में निकल गया था। तो इस बार ईरान बैकफुट पे नहीं खेल रहा है, ईरान इज प्लेइंग अग्रेसिव। ईरान ऑलरेडी अपना इंटेंशन बता चुका है कि हमें अच्छा डील चाहिए वरना हम साइन नहीं करेंगे। एंड दिस इज वेयर अमेरिका राइट नाउ इज ऑलरेडी थ्रेटनिंग कि हम बॉम्ब कर देंगे। जस्ट बिफोर द मीटिंग यूएस ने इतने सारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेज दिए थे पर्शियन गल्फ में, एंड देयर वर सोल्जर्स, एंड एक काफी टेंस्ड माहौल बन चुका था कि ईरान को फोर्स किया जाए एक डील साइन करने में। बट उतने ब्लफिंग में भी ईरान झुका नहीं, ईरान वॉज स्टेडफास्ट कि भाई हमें पता है इस बार
डील अमेरिका को चाहिए। नाउ यहां पे आते हैं कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, जैसे कि मैंने कहा कि जो अपर हैंड है इस बार ईरान के पास है, नॉट विद अमेरिका। बट तभी भी ईरान, जो क्वेश्चन हमेशा मिसिंग रहता है कि ईरान के पास वो इंटेंट क्यों नहीं है न्यूक्लियर बनाने का, क्योंकि अगर वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता है तो पूरी तरीके से एक बैलेंस ऑफ पावर बन जाएगा इन द मिडिल ईस्ट, इन वेस्ट एशिया, जहां पे इजराइल के पास भी है वेपन, ईरान के पास भी है। सो इन अदर वर्ड्स इट वुड बी अ बैलेंस इन द रीजन, एंड वन कैन ऑलवेज से कि भाई कुछ सालों में यूएई, सऊदी अरेबिया, दे ऑल बिकम न्यूक्लियर एनीवे, they are all transitioning to nuclear energy. तो in this slide why is Iran not showing that कि भाई हम लोग बन जाते हैं न्यूक्लियर, रशिया से ले लेते हैं, चाइना से ले लेते हैं। बल्कि मैं यहाँ पे एक और एक चीज आपको बताना चाहती हूँ। आपने देखा होगा बुशेर बोल के एक जगह है जो पर्शियन गल्फ के पास है। यहाँ पे इंटरेस्टिंगली रशिया अपना फ्यूल भेजता है फॉर एक्चुअली द सेंट्रीफ्यूजेस टू वर्क, एंड वही फ्यूल वापस रशिया जाता है सो दैट देयर इज नो चांस ऑफ प्रोलिफरेशन, एंड दैट इज दिस एरिया। अगर रशिया चाहता और ईरान का इंटेंट होता तो दे कुड हैव रियली ट्रांसफर्ड टेक्नोलॉजी, कंसिडरिंग लास्ट फ्यू मंथ्स सॉ द वर्ल्ड डिवाइडेड इनटू दीज टू कैंप्स, जहां पे रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया एक तरफ हो गया था एंड नेटो एक तरफ हो गया था, एंड नथिंग कुड हैव स्टॉप्ड एनी ऑफ दीज पार्टनर्स टू गिव द टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान को तो मिला ही था, राइट? तो यहां पे अगेन वही इंटेंट वाली बात पे आती है। तो इंटेंट को समझते हैं। 3 फैक्टर्स हैं जो ईरान को हमेशा रोकता है। सबसे पहले है कि ईरान वांट्स मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट एंड इट वांट्स द सैंक्शंस टू गो अवे, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास ढेर सारा क्रूड ऑयल है जो आज के दिन अगर वो बेचना शुरू करते हैं एट द मार्केट प्राइस, दे कैन रियली फ्लरिश, दे कैन बी द ऑयल इकोनॉमी दैट many people have been kind of foretelling कि हाँ भाई ईरान के पास इतना पैसा है, पर वो पैसा वो खर्च नहीं कर पा रहा है, डेवलपमेंट में नहीं लगा पा रहा है। आज के दिन में अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स आर स्काई रॉकेटिंग। आप ईरान को देखो, लास्ट 2-3 साल में कितने सारे पॉपुलर प्रोटेस्ट हुए हैं अगेंस्ट द आयतुल्ला, regarding dress code, regarding employment, regarding elections, political representation, rights, everything. And इसका जवाब आयतुल्ला को बहुत अच्छे से पता है कि अगर डेवलपमेंट आ जाता है, अगर लोगों को जॉब्स दे दें, अगर लोगों को फैसिलिटीज दे दें, देन दे विल नॉट आस्क फॉर मोर, जैसे कि सऊदी अरेबिया में हुआ है, जैसे कि दूसरे अरब कंट्रीज में हुआ है, जीसीसी कंट्रीज में हुआ है, जहां पे वेलफेयर स्टेट किया गया है एंड पीपल हैव नॉट प्रोटेस्टेड एज सच। छोटी मोटे चीजों पे प्रोटेस्ट हुआ है, बट नॉट द वे इट हैज हैपेंड इन ईरान। So that is primarily one reason जहां पे they really want the sanctions to go away. Second thing is that आज के दिन में हिजबुल्लाह पूरी तरीके से डिसमेंटल हो चुका है, हूतीज आर ऑन द बैक फुट, हमास पूरी तरीके से खत्म है, प्रॉक्सीज जो थे ईरान के आज के दिन नलीफाई हो चुके हैं। ईरान नीड सम टाइम टू अगेन रीबिल्ड इटसेल्फ स्ट्रैटेजिकली, और ये टाइम मिल जाएगा अगर ये डील साइन हो जाता है एंड देयर इज अ फ्लो ऑफ फंड कमिंग इन। ईरान डज नॉट is not in a position to keep funding strategic proxies, right? तो अभी Iran wants to buy that time. Third thing, the tariff game has changed the geopolitics. आज के दिन में सभी अपने अपने टैरिफ के लिए, यूएस के साथ रिलेशंस के लिए, they are all thinking about their own market economies. आज के दिन में ना रशिया आ पाएगा ईरान के सिक्योरिटी में, ना चाइना आ पाएगा ईरान के सिक्योरिटी पे अगर यहाँ पे कोई भी अटैक होता है तो। इसी वजह से ईरान is again biding for time. The intent is always to buy time so that it can use its resources to economically develop in order to have more proxies, in order to have a more proxy kind of situation जहां पे आप हिजबुल्लाह, हमास, हूतीज जैसे हजारों आप प्रॉक्सीज लगा दो जो कि जाके वॉर करेंगे। Iran has never been interested to fight the war itself. Iran has never been interested to become nuclear. It has always been interested to play the nuclear card. Difference है इसमें, and इसीलिए ईरान आप next 5-6 years भी देख लो, if the geopolitics stays the way it is, they are not going nuclear. With this, I'll end today's session. I'll see you in the next one. Bye.